स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11वीं का जो रसायन शास्त्र है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। और जैसे ही कक्षा 11वीं में छात्र छात्राएं पहुंचते हैं तो उन्हें यदि रसायन शास्त्र के किसी विशेष भाग से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आप यकीन मानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि हम उसे बिल्कुल बेसिक से यदि पढ़ना चालू करें, बिल्कुल आधार से यदि हम लोग पढ़ना चालू करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वह मैथ्स जैसी ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला जो अध्याय है, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, इसका अध्ययन करने वाले हैं। जहां तक इस अध्याय की बात है, यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है कक्षा 11वीं के लिए भी और कक्षा 12वीं के लिए भी, क्योंकि यहां पर कुछ आधारभूत सिद्धांत, जिसको हम बेस कहते हैं, जिसको हम लोग बेसिक कहते हैं, उसका यहां पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जिसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, यह कार्बनिक रसायन जो है, इसमें हम लोग कार्बन तथा जो कार्बनिक रसायन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन तथा इसके जो यौगिक है, कार्बन तथा इसके जो यौगिक है, इनका अध्ययन करते हैं। तो यदि हम देखें तो जो कार्बन तथा उसके यौगिकों की जो संख्या है वह अत्यंत अधिक है, अर्थात वह लाखों में है। और किस कारण से कार्बनिक यौगिक लाखों की तादाद में या लाखों की संख्या में उपलब्ध है तथा नित्य नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो यदि हम इसका यदि उत्तर तलाशने की कोशिश करें तो यहां पर हमें समझ में आता है कि जो कार्बन है, कार्बन के जो यौगिक है, इतनी अधिक संख्या में क्यों है, क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जिसे हम कहते हैं चतुर संयोजकता, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन की चतुर संयोजकता। अर्थात हम जानते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता जो है वह क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और इसे अष्टक पूरा करने के लिए जो है 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, या जिसे हम कहते हैं चतुर संयोजकता। और यह चतुर संयोजकता के कारण जो है कार्बन जो है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के साथ में आबंध बनाता है, जिसका हम लोग आगे विवरण देखेंगे। तो पहला जो गुण है वह है चतुर संयोजकता, और जो दूसरा जो गुण है जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है? तो यदि हम लोग इस श्रृंखलन को समझने की कोशिश करें तो यदि कोई तत्व का परमाणु उसी तत्व के परमाणु के साथ में मिलकर यदि एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है तो इस गुणधर्म को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। और यह जो गुणधर्म है यह कार्बन में पाया जाता है, और यह एक अद्वितीय गुण है। पुनः एक बार, श्रृंखलन क्या है? यदि हम बात करें तो श्रृंखलन क्या है? जब किसी तत्व का परमाणु उसी तत्व के परमाणु के साथ में मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। और यह जो गुण है इसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं, और कार्बन में यह गुण उपस्थित होता है। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा आप लोगों से यह सवाल भी है कि क्या यह गुणधर्म केवल और केवल कार्बन में उपस्थित है? क्या किसी दूसरे तत्व में यह श्रृंखलन का गुण उपस्थित नहीं है? इसको थोड़ा सा गौर से जानने की कोशिश कीजिएगा, इसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। अर्थात यदि हम देखें तो कार्बन जो है, कार्बन के परमाणु के साथ में इस तरीके से यदि हम कहें तो लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है।
और इस तरीके से लंबी श्रृंखला का निर्माण करने का जो गुणधर्म है, इसी गुणधर्म को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। इसके अलावा और भी हमें याद रखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो याद रखिएगा सल्फर। जी हां, सल्फर में भी श्रृंखलन का गुणधर्म पाया जाता है, लेकिन सीमित संख्या में। जो सल्फर जो है अधिकतम 8 सल्फर के परमाणुओं के साथ में मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो ऑक्सीजन में भी सीमित मात्रा में, जी हां, ऑक्सीजन में भी सीमित मात्रा में श्रृंखलन का गुणधर्म पाया जाता है। इसी तरीके से जो फास्फोरस है और सिलिकॉन है, इसमें भी श्रृंखलन का गुणधर्म होता है, किंतु उनकी संख्या सीमित होती है। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन में यह जो संख्या है यह काफी बड़ी होती है। वर्तमान समय में जो है C60, जी हां, यदि वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो करीब करीब C60 यानी कार्बन के 60 परमाणु जो है यह आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर आप बताएं कि C60 वाले जो यौगिक है उस यौगिक का नाम क्या है, या उस संरचना को विशेष नाम दिया गया है तो वह संरचना क्या है, यह आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पर हमें यह याद रखना है कि कार्बन में एक अद्वितीय गुण होता है जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। तो चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन यह दो ऐसे गुण हैं जिसके कारण कार्बन के जो यौगिक है उनकी जो संख्या है वह क्या है, वह अत्यधिक मात्रा में है। अर्थात जो है इनकी जो संख्या है वह मिलियंस में मानी जाती है और नित्य नए यौगिकों का जो है वह निर्माण या खोज हो रही है। यदि हम इतनी ज्यादा संख्या की यदि हम लोग बात करें तो इस इतनी ज्यादा संख्या में यौगिक बनाने के पीछे जो दो महत्वपूर्ण गुण हमने देखे, चतुर्संयोजकता और दूसरा श्रृंखलन। वहीं पर जब हम लोग चतुर्संयोजकता की बात करते हैं तो यहां पर कार्बन में एक गुण पाया जाता है कि कार्बन के साथ तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। यह साधारण बोर के नियम के आधार पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, किंतु यदि हम कक्षा 11वीं के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 1s2 2s2 2p2। यदि हम इनके कक्षकों की आकृति यदि हम लोग बनाएं और इसमें इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यदि हम लोग लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात यहां पर यह है 1s2, यह है 2s2 और यह है 2p2। यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह ग्राउंड स्टेट अर्थात आधार पर या धरातल पर उपस्थित जो विन्यास है वह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस विन्यास को हम लोग ग्राउंड स्टेट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किंतु इस स्थिति में कार्बन जो है दूसरे तत्व के परमाणु के साथ में वह अभिक्रिया नहीं कर सकता, वह आबंध नहीं बना सकता। यदि इस कार्बन को यदि आबंध बनाना है तो अपने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है या विन्यास है उसमें कुछ उसे आधारभूत परिवर्तन लाना होता है। तो यह कार्बन का जो परमाणु है वह क्या करता है, वह बाहर से ऊर्जा, जी हां, बाहर से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, उसका अवशोषण करके इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण करता है। और पुनः वितरण के परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो क्या होता है, यहां पर जो 2s2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वह p वाली कक्षा में चला जाएगा। तो इस तरीके से अब यहां पर कार्बन की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वह कैसा हो गया, वह
बदल गया। यदि हम पहले देखें तो इस तरीके से था, लेकिन अब क्या हो गया, अब इस तरीके से हो गया। तो यहां पर यदि हम देखें तो यह है 2s1 और 2p3, अर्थात s का एक कक्षक और p के 3 कक्षक खाली है। अर्थात खाली का मतलब है यहां पर पूरे भरे हुए नहीं हैं। तो जब इस तरीके का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। और जब यह एक्साइटेड स्टेट की अवस्था में आ जाता है तब यह बाहर से किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ में क्या कर सकता है, दूसरे तत्व के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको साझा करके, जी हां, वह साझा करके यहां पर इन खाली कक्षकों में जो है आमंत्रित करता है, खाली कक्षकों में स्थान देने के लिए आमंत्रित करता है। और इस तरीके से परिणाम स्वरूप वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि क्या कार्बन के साथ तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन किसी दूसरे कार्बन या कार्बन किसी दूसरे तत्व, मुख्यतः हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहां पर ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहां पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, यहां पर सल्फर भी हो सकता है। तो इस तरीके से कार्बन के साथ तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ मिलकर क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। और यहां पर हम अच्छे से जानते हैं कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, कि ऐसे आबंध जो क्या हो, ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो यहां पर हमें याद रखना है कि कार्बन की चतुर संयोजकता होती है और कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और चतुर संयोजकता के कारण यह सहसंयोजी आबंध बनाता है, और श्रृंखलन के विशेष गुण के कारण ही कार्बन के जो यौगिक है उनकी संख्या अत्यधिक होती है। यदि हम आगे देखें तो कार्बन तथा इसके सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन जो है वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा को हम लोग विभिन्न प्रकार से जो है वह लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही सरलतम भाषा की यदि हम लोग बात करें तो कार्बन तथा इसके सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन, जी हां, कार्बन तथा इसके सहसंयोजी यौगिकों का जो अध्ययन है उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, या जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है। अब यदि हम लोग बात करें तो पृथ्वी में जीवन बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य है ना। यहां पे जो हमारा यह जो बिंदु है वह यह कहता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है यदि हमें उसकी निरंतरता बनाए रखनी है तो उसके लिए कार्बनिक यौगिक जो है वह कार्बन और उसके यौगिक अत्यंत महत्व रखते हैं। बिल्कुल सही बात। एक साधारण सी भाषा में यदि हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग जब किस्से कहानियां सुनते हैं या कहानियां पढ़ते हैं, या कई बार यदि हम फिल्मों की भी बात करें तो उसमें भी कई बार डायलॉग ऐसे हमको सुनने के लिए मिलते हैं कि जो मानव के बारे में कहा जाता है, हालांकि यह केवल मानव ही नहीं समस्त प्राणी जगत के लिए भी लागू होता है कि मिट्टी की काया है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। ऐसा आपने सुना होगा कि जो हमारा जो शरीर है, जैसे फिलोसॉफिकली या दर्शन के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो यह कहते हैं कि हमारी मिट्टी की काया है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। अब कहने के लिए तो यह साहित्य है, यहां पर हम लोग दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन आया कहां से? यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन आया कहां से? तो ऐसा माना जाता है कि यदि हम लोग बात करें
तो यदि आपने बाइबल पढ़ी होगी या बाइबल की कहानियां यदि सुनी होगी तो उसमें कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जो व्यक्ति आया है वह क्या था, आदम था, या एडम जिसे कहते हैं। और एडम पृथ्वी पर कहां से आया, तो यह कहा जाता है कि वह मिट्टी से उत्पन्न हुआ, है ना। वह कहां से उत्पन्न हुआ, मिट्टी से उत्पन्न हुआ। लेकिन मिट्टी से उत्पन्न कैसे हुआ उसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यह जो चीज है यह केवल और केवल कोरिलेशन को समझाने के लिए है। यहां पर मेरा उद्देश्य माइथोलॉजी या इस तरीके की चीजें पढ़ाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोरिलेशन में एस्टेब्लिश करने की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारा जीवन मिट्टी से उत्पन्न हुआ, तो मिट्टी से कैसे उत्पन्न हुआ, तो यह माना जाता है कि जितने भी प्राणी जगत है उन समस्त प्राणी जगत के शरीर में जो है कार्बन पाया जाता है। और जो कार्बन जो है, यदि हम अपने मनुष्य के शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में करीब करीब 18%, यदि हम लोग बात करें तो द्रव्यमान के हिसाब से हमारे शरीर में 18% जो है वह कार्बन पाया जाता है। यानी हमारा जो शरीर है उसमें 18% कार्बन है। और इसी तरीके से समस्त प्राणी जगत में कार्बन की जो संख्या है वह अलग अलग है। लेकिन यहां पर पुनः वही सवाल कि पृथ्वी पर कार्बन कहां से आया। पृथ्वी पर कार्बन तो आया होगा, तो पृथ्वी पर कार्बन कहां से आया, तो यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर कार्बन जो है वह स्टार डस्ट से आया है। यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो कार्बन है वह स्टार डस्ट से आया है। अब यह स्टार डस्ट क्या है ना। तो हम जानते हैं कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तो यह माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड में यदि हम देखें तो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह हाइड्रोजन गैस है, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर जो है हीलियम के 1 परमाणु का निर्माण करते हैं। और जब यहां पर नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया होती है तब परिणाम स्वरूप वहां पर हीलियम बनता है, और हीलियम बनने के साथ साथ जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक है उनका यह भी मानना है कि हीलियम के जब 3, जी हां, हीलियम जो है, हीलियम के जब 3 नाभिकों का नाभिकीय संलग्न हुआ होगा तब परिणाम स्वरूप यहां पर कार्बन का 1 परमाणु बना होगा। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके से हीलियम के 3 परमाणुओं का जब नाभिकीय संलग्न हुआ होगा तब जाके कार्बन का 1 परमाणु बना होगा। और जब पूरा ब्रह्मांड बन रहा था, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय संभवतः यह माना जाता है कि कार्बन पृथ्वी पर पहुंचा। तो इस तरीके से जो है यह कहना गलत नहीं होगा कि हम लोगों की जो काया है वह मिट्टी से ही उत्पन्न हुई है और मिट्टी में ही मिल जाएगी। या बाइबल में आदम की जो कहानी है कि आदम की उत्पत्ति जो है पृथ्वी यानी मिट्टी से हुई है, तो वह गलत नहीं है। हालांकि वह जो मिट्टी जो थी वह पृथ्वी की मिट्टी न होकर वह कहीं ना कहीं स्टार डस्ट यानी ब्रह्मांड से कार्बन की पृथ्वी पर उपस्थिति से हुई है। तो इस तरीके से यहां पर यदि हम कहें तो पृथ्वी में जीवन बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक जो है वह अनिवार्य है। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में करीब करीब हमारे शरीर के द्रव्यमान का 18% जो है वह कार्बन है। और यदि हम बात करें तो कार्बन जो है हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन के बाद में, द्रव्यमान के हिसाब से, है ना। द्रव्यमान के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो कार्बन जो है हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, किसके बाद में, ऑक्सीजन के बाद में। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो शरीर है या जितना भी प्राणी जगत है उन सब के शरीर के निर्माण में कार्बन जो है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन या कार्बनिक रसायन की यदि हम लोग बात करते हैं तो
यहां पर यदि हम कहें कि कार्बनिक यौगिक रसायन का विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है, तो यह बात पूर्णतः सत्य है। कार्बनिक यौगिक का जो विज्ञान है वो बहुत पुराना नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि यह सदियों पुराना है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 200 वर्ष पुराना ही इसकी जो उत्पत्ति है या इसका जो विकास कहा जाता है वह 200 वर्ष पुराना ही माना जाता है। यहां पर सबसे पहला जो अध्ययन कार्बनिक यौगिकों का जो है अध्ययन चालू हुआ था, वह चालू हुआ था बर्जिलियस के माध्यम से। पहले यह माना जाता था कि जैसे जैसे वैज्ञानिकों में विज्ञान की समझ पड़ रही थी, नई नई खोजें हो रही थी, तो जो वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो है वर्गीकरण चालू किया। जो भी उनके आसपास जो चीजें थी उनका उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्गीकरण करना चालू किया। और वर्गीकरण करने के आधार पर उन्होंने देखा कि उस समय उपस्थित जितने भी यौगिक हैं, उन यौगिकों को उन्होंने जो है दो भागों में बांटा। उन यौगिकों को उन्होंने दो भागों में बांटना चालू किया। ऐसे यौगिक जो कि जीवों में पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक जो कि जीवों में पाए जाते हैं, और दूसरे ऐसे यौगिक जो कि अजैविक चीजों में पाए जाते हैं। पहला जो कि जीवों में पाए जाते हैं और दूसरे वो जो कि अजैविक चीजों में पाए जाते हैं। तो जब हम जीवों की बात करें तो इन जीवों में जो है प्राणी, इन जीवों में प्राणी तथा पादप दोनों शामिल थे। तो यहां पर वैज्ञानिकों का यह मानना था कि प्राणी जगत में या जीवों में पाए जाने वाले जो यौगिक है, जीवों में पाए जाने वाले जो रसायन हैं, उन रसायनों की उत्पत्ति या उन रसायनों का निर्माण केवल और केवल जीवों में ही संभव है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता था कि इन जीवों में इन यौगिकों का जो निर्माण है वह एक विशेष प्रकार की शक्ति के माध्यम से होता है, जिसे जैव शक्ति कहा जाता है। और जैव शक्ति को हम लोग वाइटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। पुनः एक बार, है ना, यह माना जाता था कि जीवों में पाए जाने वाले जो रसायन हैं, उन जीवों में पाए जाने वाले रसायनों का जो निर्माण है वह केवल और केवल किससे संभव है? वह केवल और केवल जो है जैविक शक्ति या जैव शक्ति से ही संभव है। और यह जो सिद्धांत है 1780 में एक स्वीडिश वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था बर्जिलियस, इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार कि बर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल, जी हां, केवल और केवल क्या है, किससे संभव है? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल जीवों में संभव है, क्योंकि इन जीवों में ही जैविक शक्ति या जैव शक्ति पाई जाती है। या दूसरी भाषा में बात करें तो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है या जैव शक्ति की ही आवश्यकता होती है। किंतु हम जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का अखंड नियम है ना, हर चीज प्रकृति में बदलती है। और जिन सिद्धांतों को हम लोग फैक्ट मानते हैं, देर सबेर जो है वह जो फैक्ट है, वह जो तथ्य है, वह मिथ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वह भी असत्य हो जाते हैं। तो इस समय तक, जी हां, इस समय तक तो यही माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जैव शक्ति के माध्यम से संभव है, अर्थात केवल जीवों में संभव है। किंतु करीब करीब 40 से 50 वर्ष के बाद में, जी हां, करीब करीब 40 से 50 वर्ष के बाद में 1828 में एफ फोलर, जी हां, यह नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जी हां, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। तो करीब करीब 1828 के आसपास जो है एफ फोलर एक वैज्ञानिक थे, एक रसायन शास्त्री थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अकार्बनिक यौगिक, है ना, उन्होंने क्या किया? अकार्बनिक यौगिक जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इस अकार्बनिक यौगिक से, जी हां,
इस अकार्बनिक यौगिक को जब उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में विशेष परिस्थितियों में गर्म किया तो उन्हें एक दूसरा यौगिक प्राप्त हुआ, और यह जो दूसरा जो यौगिक था इसका नाम था यूरिया। और यदि यूरिया की संरचना यदि हम लोग देखें तो यूरिया की संरचना होती है NH2CONH2। जो संरचना होती है वह क्या होती है? NH2CONH2। और यह जो NH2CONH2 है यह कार्बनिक यौगिक है। यह क्या है? यह कार्बनिक यौगिक है। यह क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और यह प्राणियों के शरीर में पाया जाता है। यदि हम मुख्यतः बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, और जब प्रोटीन का विखंडन या पाचन या मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन जो है वह जब उसका विखंडन होता है तो वह हमारे शरीर के बाहर यूरिया के बाहर, यानी मूत्र जो है, यूरिन है, यूरिन के थ्रू जो है निकलता है। और जो यूरिन जो है उसका जो मुख्य जो तत्व होता है या मुख्य जो यौगिक है वह यूरिया होता है। और इस तरीके से जो यूरिया है वह एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस तरीके से जब एफ होलर ने जब अकार्बनिक यौगिक जिसका नाम था अमोनियम साइनेट से जब यूरिया का निर्माण किया प्रयोगशाला में, तो यह अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात थी। उस समय शुरुआत में इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यह माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों के शरीर में संभव है, और क्योंकि जीवों के शरीर में जैव शक्ति होती है। किंतु प्रयोगशाला में जब अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और यह प्रदर्शित किया एफ होलर ने, तब से जो है कार्बनिक रसायन जो है, जी हां, कार्बनिक जो रसायन है, कार्बनिक रसायन शास्त्र का जो प्रारूप है वह पूरी तरीके से बदल गया। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोल्बे। जो वैज्ञानिक थे, इन कोल्बे वैज्ञानिकों ने जो है एसिटिक अम्ल, जी हां, CH3COOH, इन्होंने क्या किया कि एसिटिक अम्ल का निर्माण अकार्बनिक यौगिकों से प्रयोगशाला में करके बताया। और इस तरीके से कार्बनिक रसायन जो है उसका उत्थान होना चालू हुआ, और वहां से कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन जो है वह उसमें निरंतर वृद्धि होती गई। और यही कारण है कि वर्तमान समय में यह माना जाता है कि करीब करीब 4 मिलियन यानी करीब करीब 40 लाख से ज्यादा, जी हां, करीब करीब 40 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक ज्ञात है। और निरंतर, जी हां, निरंतर जो है इन कार्बनिक यौगिकों का, जी हां, इन कार्बनिक यौगिकों का निरंतर नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है, तथा भविष्य में भी लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी।